बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात कर रहा हूँ और वो है इलेक्ट्रिकल लेजिस्लेशन रिक्वायरमेंट फॉर सेफ्टी रिक्वायरमेंट। पिछली 2 बारिशों में यहाँ तकरीबन 200 से ज़्यादा बंदे मर चुके हैं और उसमें जो लेजिस्लेशन में के हवाले से यहाँ पे बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई हमारे पाकिस्तान में प्रॉपर लेजिस्लेशन नहीं है। पाकिस्तान जिंक कौंसिल ने ये अभी कुछ 2 साल पहले ये एक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी कोड का ये निकाला है और ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना, क्या कहते हैं, आपकी ट्रांसमिशन में जो सेफ्टी कंप्लायंस है उसकी बात कर रहा है। ज़्यादातर जो फैटल एक्सीडेंट है वो आपके हो रहे हैं कंज्यूमर एंड पे, तो कंज्यूमर एंड पे कोई बात ही नहीं है। उसके बाद अगर आप यहाँ देखें तो कंज्यूमर एंड पे अगर बात करने के लिए तो ये 1910 का मॉडिफाइड इन 1937 ये एक्ट है, जो जिसकी स्लाइड्स इसके अंदर आपके पास आएंगी भी, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जाने क्या कहते हैं ये। और इसी तरह के कोड तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक BS का ये स्टैंडर्ड BS 7430 जो अर्थिंग के मुतालिक आपकी बात करता है। अर्थिंग एक टूल है, मैं उसके ऊपर अभी आगे साथ आपके साथ चलता हूँ तो वो बात है। लेकिन बात ये कि पाकिस्तान में लेजिस्लेशन प्रॉपर नहीं है। नेपरा भी है, HEC भी है, पाकिस्तान जिंक कौंसिल ने भी ये सेफ्टी का कोड एक बनाया, लेकिन इसकी कोई बिल्डिंग कोड भी है लेकिन कोई कंप्लायंस नहीं है। और बिल्डिंग कोड तो मतलब एक बाहर से हम अडॉप्ट करते हैं, लेकिन अपने एनवायरनमेंट के हवाले से एडजस्ट करने की भी कोशिश नहीं करते। जितने स्टैंडर्ड एंड कोड्स, खाली एक बॉडी यहाँ पे PSQC है जो कुछ काम कर रही है और ये अडॉप्ट भी कर रही है, मीटिंग भी कर रही है, बड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन उसका अप्रूवल वगैरह मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से आना वो एक अलग टारगेट है। और लोगों की अवेयरनेस भी नहीं है कि मेरे के सेफ्टी कंप्लायंस में क्या इलेक्ट्रिकल कोड्स हो। अब मैं आगे आपके साथ चलता हूँ तो फिर बात करते हैं। बेटा अभी ये मैंने एक प्रेजेंटेशन छोटी सी बनाई है जिसमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी लेजिस्लेशन वॉइस ऑफ कराची। अब इस पे मैं कुछ आपसे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे अगर आप ये देखें कि 1910 के एक्ट 30 जो एक्चुअल कानूनी है, उसमें सबसे पहले जनरल प्रिकॉशन फॉर द सेफ्टी ऑफ द पब्लिक, पहली स्लाइड ये है। ये आर्टिकल 38 है चैप्टर 5 में। Responsibility of the licensee for their works on consumers' premises. License shall ensure that all electric supply lines and apparatus belonging to them are under their control, which are on a consumer premises and maintained in a safe condition electrically and mechanically, and shall take due precautions to avoid danger arising on such premises from such supply lines of apparatus. आप ये देखें कि इसके अंदर जितनी ट्रांसमिशंस हैं उसकी सेफ्टी की कंप्लायंस यूटिलिटी कंपनी को करनी है, इस कोड के अंदर है। अब आप मुझे अब ये बता दें, ABC केबल अभी पूरे कराची में लगे हैं, उसमें किस हद तक सेफ्टी कंप्लायंस हो रही है मैं कुछ नहीं कह सकता। कंज्यूमर एंड पे जो कनेक्शन जा रहे हैं उसका आर्टिकल आगे भी है, वो आप देखेगा, वो भी कानून की वायलेशन हो रही है। ये 39 है। सर्विस लाइन्स ऑन कंज्यूमर प्रेमिसेस, सर्विस लाइन प्लेस्ड by a licensee on the premises of a consumer which are underground or which are accessible without the aid of a ladder or other special appliance shall be to be insulated and protected by the license as to be secure under all ordinary conditions against electrical, mechanical, chemical or other injury to the insulation and against excess of moisture. सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूटिलिटी कंपनी पे आती है और इस कानून के कंप्लीट वायलेशन हो रही है यूटिलिटी कंपनी की तरफ से। तीसरा एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो तो बहुत ही खतरनाक चीज है कि कट आउट ऑन कंज्यूमर्स प्रीमिसेस, ये आर्टिकल 40 है। licensee shall provide a suitable cutout in each conductor of every service line other than earth neutral
conductor or the earth external conductor of a condensable cable which a consumer premises in an accessible position as close as possible to the point of entry. Such cutout shall be contained within an adequately enclosed fireproof receptacle, provided that where more than one consumer is supplied through a common service line, each consumer who are required shall be provided with an independent cutout at the point of the junction to the common service. अब आप मुझे ये बताएं कि आपके घर पे, प्लांट पे, बिल्डिंगों में जो कनेक्शन दे रही है कि यूटिलिटी कंपनी, क्या वो जो है ना क्या कहते हैं, उसमें कोई इनलेट पे मीटर से पहले कोई प्रोटेक्शन नहीं लगी हुई, सिर्फ ट्रांसफार्मर के ऊपर अपने पोल पे जो ट्रिप कभी भी नहीं करते। अगर आप ये देखें तो ये कितना प्रॉब्लमेटिक है कि ये जो है ना क्या कहते हैं, हम कानून की कंप्लीट वायलेशन, 1990 से पहले यूटिलिटी कंपनी कटआउट लगाती थी, बाद में थेफ्ट का लगा के, इल्जाम लगा के इन्होंने ये बिल्कुल बाईपास कर दिया। मेरा तो सिर्फ एक सवाल है कि एक्ट की वायलेशन का कौन जिम्मेदार है, और इस पे कोई नेपरा या ये क्यों नहीं इस पे क्या कहते हैं एक्शन लेते, ये मेरी समझ में बिल्कुल अभी तक नहीं है। और आप देख रहे हैं 200 से ज्यादा आपके बंदे मर चुके हैं और उसमें भी कुछ भी नहीं हुआ। कभी कहा गया कि हाउस फायरिंग से मरे हैं, कभी कहा गया लीकेज करंट से मरे हैं। जब आप यूटिलिटी कंपनी, हाउस वायरिंग का मतलब ये है कि यूटिलिटी कंपनी को चेक करना चाहिए मेरी हाउस वायरिंग को, और इसमें मेजर डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टरेट ऑफिस है, और उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सेफ्टी की कंप्लायंस के हिसाब से, क्योंकि ये बड़ी खतरनाक चीज़ है और इस खतरनाक चीज़ में सेफ्टी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही। इसी तरह जो है ना क्या कहते हैं, आप यूटिलिटी कंपनी को भी इसका ख्याल, मेरा बिजली का कनेक्शन काट दे कि अगर मैं सेफ्टी कंप्लायंस नहीं कर रहा, तो आपको हर साल ये इंस्पेक्शन होनी चाहिए। जिस मैंने रिकमेंड भी किया है कि कंसल्टेंट्स को अथोराइज करें। कंसल्ट इस पे एक ऐड भी आया है, लेकिन वो ऐड कुछ इस तरह का है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हैं, और लेकिन ये कि ये इसके बाद, बड़ी लड़ाई के बाद ये सारा सब कुछ हुआ है, और छोटी कंपनियां इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। अगर छोटे कंसल्टेंट हैं, कम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो इसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। जो केसी ने अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने एक ऐड दिया है कि बिल्डिंग और सर्विस के लिए कंसल्टेंट अप्रूवल करेगा डिज़ाइन, और उसकी इंस्पेक्शन भी वही करेगा। ये पंजाब में मैंने सुना था कि बहुत पहले से है, लेकिन यहाँ पे नहीं था, तो अब कोशिश करें। अगर चलो कोई स्टेप हो रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप चलें आगे, तो द सब्जेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. These different aspects of protection can be broadly classified according to the following objective: protection of personal animals against the danger of overvoltage and electric shock, protection of the plant, equipment and components of a power against the stresses of short circuits, atmospheric surges, lighting जो आसमानी बिजली गिरती है, and power system stability, loss of synchronism, protection of personnel and plant from the danger of incorrect power system operation by the use of electrical mechanical interlocking. ये कुछ है जो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं. प्रोटेक्शन ऑफ द पर्सनल एंड प्लांट फ्रॉम द डेंजर ऑफ इनकरेक्ट पावर सिस्टम ऑपरेशन बाय द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंटरलॉकिंग्स. अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टूल है जो सेफ्टी के लिए, वो अर्थिंग है. जिसका अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग दोनों तकरीबन एक ही चीज़ है. ये सिर्फ एब्रीवेशन का फ़र्क है. कुछ जोग्राफिकल एरिया में डिवाइड करके एक कुछ अर्थिंग कहते हैं, कुछ इसको ग्राउंडिंग कहते हैं. ये भी बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट किया हुआ है लोगों ने कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग दो सेपरेट चीज़ है. और ये सेफ्टी के लिए एक टूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी बेसिक कंसेप्ट लोगों का नहीं है. लोग ये समझते हैं कि अर्थिंग करके मैं सेफ हो जाऊंगा. मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि अर्थिंग खाली ये, हमने पूरे सिस्टम की प्रोटेक्शन को चेक करना है, और उसका अर्थिंग एक टूल है जो अर्ली आपको जो है क्या कहते हैं उसको ट्रिपिंग करेगा. और ये प्रिवेंट्स कंडक्टिंग पार्ट्स ऑफ इक्विपमेंट, मेटल फ्रेम्स और लिड्स which do not normally conduct electrically from becoming live during faults. ये देखें, ये एक स्लाइड है जिसके अंदर क्या कहते हैं अर्थिंग, मतलब ये मिस है, अर्थिंग मिस है. तो आपका जो बॉडी है वो उसका पाथ बन गया. अब इसमें आपकी बॉडी पार्ट ऑफ द सर्किट बन गई है. तो इसमें आपकी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त हो सकती है जिसमें जो फ्यूज लगा हुआ है वो आपको जो है क्या कहते हैं उसमें प्रोटेक्शन ऑपरेट कर जाए. और इसमें 0.04 सेकंड की मैक्सिमम है आईसी की कोड के मुताबिक कि ट्रिपिंग अगर फॉल्ट आती है तो ट्रिपिंग 0.04 सेकंड में ह्यूमन बीइंग की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है.
और ये दो बॉडी आपकी पार्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल पाथ में। अगर ये ग्राउंडिंग होती तो ये पाथ उसको थ्रू ग्राउंड मिलता, और वो भी ग्राउंड की कनेक्टिविटी अगर आपको वहां पे मेन सोर्स तक है तो ये ट्रिप करता। लेकिन अगर आपने ब्रेकर ही गलत सेलेक्ट किया हुआ है, इसकी सिलेक्शन ही गलत है, तो ये ट्रिप फिर भी नहीं करेगा। फॉल्ट करंट बहुत ज्यादा वाला आपने ब्रेकर अगर लगा दिया तो इस लोकेशन में जो फॉल्ट करंट अगर आपको नहीं पता तो वो ब्रेकर ट्रिप ही नहीं करेगा, और बॉडी आपकी कंटिन्यूसली पाथ बनती रहेगी और कहीं से कंटिन्यूटी बनती रहेगी। अगर किसी भी अर्थिंग को अगर चेक करने के लिए एनएफपी आर्टिकल 250 में बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंटिन्यूटी ऑफ द अर्थ चेक करे, कंडक्टर का साइज चेक करें कि शॉर्ट टाइम के लिए फॉल्ट करंट को सस्टेन कर सके, 3 to 5 सेकेंड है, और ओपीडी अपने ऐसा सेलेक्ट किया हो जो उस फॉल्ट करंट पे 0.04 सेकेंड में, अगर 400 वोल्ट का सप्लाई सिस्टम है तो उसको पे वो ट्रिप करे। इसमें मैं स्लाइड भी अभी आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर ये इसका पूरा एक चार्ट मैंने बनाया हुआ है, वो चार्ट आपको मैं तो अभी दिखा दूंगा। अब आप इसमें ये देखें कि इसके अंदर बॉडी को ग्राउंड वैसे तो 3500 से लेकर 3000 स्किन पे वेट पे डिपेंड करती है, लेकिन ये कि ये जो है ना क्या कहते हैं 1000 ओम एवरेज लेते हैं बॉडी का रेजिस्टेंस। जारी मतलब बॉडी का रेजिस्टेंस भी इस पाथ में एक्ट करेगा, सॉइल की इंपेडेंस भी इस पाथ में एक्ट करेगा। अगर सॉइल की इंपेडेंस ज्यादा है तो उस हवाले से आपका फॉल्ट करंट कम हो जाएगा। फॉल्ट करंट अगर कम हो गया तो आप कोशिश ये होती है कि फॉल्ट करंट मैक्सिमम ब्रेकर या ओपीडी डिवाइस तक जाए और उसको जल्दी से जल्दी ट्रिप कर दे तो आप सेफ कंडीशन में आ जाए। ये देखें, ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखें जीरो पोटेंशियल है, तब भी देखें कि स्टेप वोल्टेज के हवाले से टच वोल्टेज में आपको शॉक लग रहा है, क्योंकि सॉइल की रेजिस्टिविटी जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक के सर्किट्स होते हैं, कलर आपने देखे होंगे, उसमें डिफरेंट कलर्स डिफरेंट है। इसी में सॉइल भी लेयर वाइज होती है, इस लेयर वाइज में सॉइल की रेजिस्टिविटी भी चेंज होती है। अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी नहीं है तो इसमें वोल्टेज डेवलप होगी आई आर, और उससे अगर दो स्टेप अगर आपके एक जोन में एक स्टेप है, दूसरे जोन में दूसरा स्टेप है, तो स्टेप वोल्टेज से आपको शॉक लगेगा। आप देख लें इस स्लाइड के अंदर पोल तो है जीरो पोटेंशियल पे। जैसे रिसेंटली क्या कहते हैं नेपरा ने ऑर्डर दिया हर पोल को अर्थ करो, और उसकी भी एक बड़ी अलग स्टोरी है कि यहाँ पे पोलों का अर्थ किस तरह किया गया है पूरे कराची में। जो पोलों का अब उसका क्या कौन चेक करेगा, थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन कौन करेगा, ये हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं उसमें। लेकिन ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये देखें जीरो पोटेंशियल भी गारंटी नहीं है, गारंटी ये है कि आपका ओपीडी पावर ऑफ हो जाए, ओपीडी से पावर ऑफ हो जाए आप सेफ होंगे, बाकी और कोई गारंटी नहीं है। और इसके अंदर एक और भी है, इसमें जो पब्लिक की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ग्राउंड में करंट आ गया है तो आप दोनों पाँव को मिला के चले, मंग की तरह उछल उछल के चले, ये इंस्ट्रक्शंस होती है। इस हवाले से आप गूगल में यूट्यूब में जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छी वीडियो आपको मिल जाएगी, दिस माइट शॉक यू। बहुत सारी वीडियो है, दिस माइट शॉक यू। उसमें वो गाड़ी जो है ना एक पोल से टकरा जाती है, उसमें टच वोल्टेज और स्टेप वोल्टेज के आपको कंसेप्ट दिए हुए। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल किसी भी फील्ड के हो, सेफ्टी एक अलग सेपरेट है, और सेफ्टी इलेक्ट्रिकल एक घोस्ट की तरह है जो ना नजर आने वाली है। इसीलिए इसकी सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनकी कंप्लायंस भी होनी चाहिए उस हवाले से। यहाँ पे ये अब हम पता नहीं क्यों इसको अवॉइड करते हैं, यहाँ पे बिल्कुल कर नहीं पा रहे। इसी तरह ये आईसी में ये ग्राफ दिए हुए हैं जिसमें डिफरेंट जोन्स में जो डेंजर आपको बॉडी को हो सकता है, आपकी बॉडी बर्न कर सकती है, आपकी बॉडी हार्ट को प्रॉब्लम हो सकता है जब करंट उसमें से थर्मल हीटिंग से आपकी बर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये डिफरेंट जोन्स उसमें दबाए हैं, उस हिसाब से आपको क्या क्या हो सकता है यहाँ पे इसमें देखें ये लिखा हुआ है, ए परसेप्शन ऑफ करंट बी कर्व्स, ये बिल्कुल एब्रीवेशन भी है। तो जोन में डिवाइड कर दिया है, और जोन में क्या क्या नुकसान हो सकता है वो आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ 20 क्यूबर, ये मतलब इसमें लिखा हुआ है, मेरे से पढ़ा सही साफ नहीं जा रहा, लेकिन ये केस में लिखा हुआ है यहाँ पे। हमेशा ये जो प्रोटेक्शन होती है ये इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट, मतलब ये कि जब आप प्रोटेक्शन उस चीज, बाकी की सबका तो पाथ बना हुआ है, लेकिन ये कि जिसमें अब करंट नहीं आना चाहिए, अगर उसमें जैसे करंट के ऊपर आ जाता है तो ये प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट करंट। तो अर्थिंग भी जो टूल है ये भी प्रोटेक्शन अगेंस्ट इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट के तौर पर इस्तेमाल, बल्कि इसकी कंडीशन है। मेन सेफ्टी आप बेसिक आप अपने उसमें जहनों में डालें, मेन सेफ्टी ये ब्रेकर कितनी जल्दी आपका ट्रिप, ताकि उसको मैक्सिमम, या कोई और अर्थिंग सिस्टम भी मैं अभी आप आगे चल के स्लाइड में बताता हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन सिस्टम भी डिजाइन होनी चाहिए अर्थिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये देखें
कि डिफरेंट अर्थिंग सिस्टम्स हैं। इसमें एक टीएन है, टीटी है और आईटी है। और टीएन में 3 ब्रांचेज हैं, टीएनसी, टीएनएस और टीएनसीएस। टीएनसी का मतलब है कि इसमें अर्थिंग और न्यूट्रल कॉमन है, ये 4 वायर सिस्टम। टीएनएस में मतलब ये है कि अर्थिंग और न्यूट्रल सेपरेट हैं। और टीएनसी में शुरू में अर्थिंग और न्यूट्रल कॉमन है और आखिर में आपने कंज्यूमर एंड पे उसको एस बना के एक नया वायर निकाल दिया, इसको 5 वायर सिस्टम में कर। और ये भी है कि टीएनसी को टीएनएस कर सकते हैं आप, लेकिन टीएनएस को टीएनसी नहीं कर सकते, या अलाउड नहीं है। ये डिफरेंट अर्थिंग सिस्टम है और इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। मतलब आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, पावर सर्किट्स हैं, तो उसमें टीएनएस से मतलब ये कि आप इसमें क्या कहते हैं लगाते हैं, या आईटी लगाते हैं। तो आईटी जैसे दूसरा है आपका आईटी, आईटी में आइसोलेटेड टेरा, मतलब इटालियन वर्ड है टेरा। इसमें अगर सिंगल फॉल्ट आती है तो उसको रिटर्न पाथ कंटिन्यूटी नहीं मिलती अर्थिंग को, तो आपका सिंगल फॉल्ट पे कोई ट्रिपिंग नहीं होती। इसी अगर इसमें जैसे मैं अगर ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे एक फेज ग्राउंड हो गया, तो मैं ये ब्रेकर ट्रिप नहीं करेगा। और सेकंड फॉल्ट में अगर लोड चुके दूसरे पे शिफ्ट हो जाएगा तो वो ट्रिप करेगा, तो बोल्टेड फॉल्ट आ जाएगी फेस टू फेस और उसमें ट्रिपिंग होगी। तो ये जहाँ पे क्रिटिकल अरेंजमेंट्स होते हैं वहाँ पे ये आईटी सिस्टम रखा जाए। इसी तरह टीटी इंडिपेंडेंट अर्थिंग जो पुराना मतलब कन्वेंशनल है, इसके अंदर ये है कि बॉडी को अर्थ कर देते हैं और इसमें पैसेज, रिटर्न पैसेज आपका थ्रू सॉइल रेजिस्टिविटी बनता है। इसलिए इस हवाले से आपकी सॉइल रेजिस्टिविटी कम से कम होनी चाहिए, ताकि करंट ओम्स लॉ के तहत I इक्वल टू V ओवर Z, उसकी सॉइल की इम्पिडेंस कम से कम हो और करंट की वैल्यू बढ़ जाए। अब करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो आपका ब्रेकर या ओपीडी डिवाइस या रिले या फ्यूज जल्दी से जल्दी ट्रिप करेगा। अब ये देखें ऑटोमेटिक डिस्कनेक्शन ऑफ द टीटी सिस्टम, इसमें ये पाथ दिखाया हुआ है कि पाथ किस तरह बन रहा है करंट के फ्लो का, और यही बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टीटी सिस्टम में लीकेज करंट के लिए या आरसीडी या ईएलसीबी या जीएफसी लगाना मैंडेटरी है एज पर आईसी कंडीशंस, क्योंकि इसमें लेंथ लिमिटेड होती है। तो मतलब ये कि ये बड़ा ज़रूरी है इसके अंदर। यहाँ पे टीएन क्या कहते हैं सी और एस में ये मैंडेटरी नहीं है, लेकिन फर्दर प्रोटेक्शन के लिए आप इसको इसके अंदर लगा सकते हैं। अब ये देखें ये स्लाइड कितनी इंपॉर्टेंट है। इसमें यह है कि इसे वैसे तो इसने दिया 32 एम्पियर का, मतलब रिले तो माइक्रो सेकंड में भी ट्रिप करते हैं। तो जीरो अगर 400 वोल्ट 3 फेज हमारे पास है तो 0.04 सेकंड में इसको ट्रिप करना चाहिए। आप जब कंडक्टर का साइज भी लेते हैं, अर्थिंग कंडक्टर जिसको पी कहते हैं, उसमें ये वैल्यू टाइमिंग की एस इज इक्वल टू अंडर रूट आई स्क्वायर एस सी इंटू टी अपॉन के, ये इसका एक फार्मूला है जिसमें कंडक्टर का साइज निकाला जाता है, अर्थिंग कंडक्टर का साइज। और अगर इसमें शॉर्ट सर्किट ISC आपका शॉर्ट सर्किट है, जिस जिस लोकेशन पे आप जा रहे हैं तो ISC आपका शॉर्ट सर्किट है, तो उस शॉर्ट सर्किट करंट की भी इसमें वैल्यू करके अर्थिंग कंडक्टर का मिनिमम साइज निकाला जाता है और उस साइज के हिसाब से आपकी प्रोटेक्शन होती है। और अगर आपने इसमें टाइमिंग भी लगती है, टी जो है वो टाइमिंग है, ओके कांस्टेंट है, जो पीवीसी केबल के लिए तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 140 और XLP के लिए 176 है। अगर आपको ये गूगल में जाएंगे ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। लेकिन अर्थिंग कंडक्टर का साइज जब मैंने 3 कंडीशन आपको बताई है आर्टिकल 250 NEC की, उसके अंदर ये क्या है कि अर्थिंग कंडक्टर का साइज इतना होना चाहिए 3 सेकंड तक वो उसको सस्टेन कर सके। 5000 एम्पियर है या 10,000 एम्पियर है, उसको वो सस्टेन कर सके। इस तरह ये देखिए ये टच पोटेंशियल, टच पोटेंशियल का मतलब मेरे एक हाथ और मेरे पाँव के थ्रू मेरा सर्किट बन रहा है। और ये टच पोटेंशियल आपका जो NEC कोड में 30 वोल्ट इसकी मैक्सिमम लिमिट है और IC कोड में ये 50 वोल्ट है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो इसी वाले से इसको फिर सेफ पोटेंशियल की बात करते हैं। सेफ पोटेंशियल भी कहते हैं कि 50 वोल्ट से एक्सीड न करे आपका पोटेंशियल। तो आपका पूरा सर्किट में डिज़ाइन इस तरह होना चाहिए 50 वोल्ट से ऊपर पोटेंशियल ना जाए और जल्दी से जल्दी आपका पावर ऑफ हो जाए, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है यहाँ पे। इसी तरह ये देखिए स्टेप पोटेंशियल 1 मीटर का डिस्टेंस के हिसाब से पाँव के दर्द, जिसकी मैंने अभी स्लाइड भी आपको दिखाई है कि ये स्टेप पोटेंशियल होता है। तो आपकी अगर ग्राउंड पे करंट है तो ये स्टेप पोटेंशियल आपको नुकसानदेह पहुंचा सकता है। अगर ये दोनों टांगों को आप मिला लेंगे तो उसमें जाने क्या कहते हैं आपका बिल्कुल करंट कोई फ्लो नहीं करेगा। तो एक ही पोटेंशियल, अगर आप एक ही पोटेंशियल में आ जाए तो आप सेफ हो जाएंगे। तो एक ही पोटेंशियल में आने के लिए 7 मीटर से लेकर 15 मीटर तक, हम इसको सेफ पोटेंशियल जोन कहते हैं। 15 मीटर तक आपको ये मंकी की तरह उछल उछल के चलना पड़ता है।
इसलिए आप देखें कि ग्रिड के लिए और ये जो सब स्टेशन के करीब वो जो है ना क्या कहते हैं ये ग्रेवल भी डाल देते हैं, तो आप क्या आप ताकि सॉइल रेजिस्टिविटी बढ़ जाए और करंट आपकी बॉडी के थ्रू ना जाए और सिस्टम के अर्थिंग पोटेंशियल में चला जाए। तो ये अर्थिंग में भी फिर इससे भी बचने के लिए, और मैंने आपको बताया कि यूट्यूब पे बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोज इस मामले में है, आप देखेंगे तो आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ये देखिए करंट के पाथ हैं, उसी हिसाब से इसको नुकसान है। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रीशियन जब पैनल में काम करे तो एक हाथ पीछे रखे और एक हाथ आगे रखे। और एक और भी बता दूं आपको कि इसमें सेफ्टी कंप्लायंस में कभी भी आर्क रेजिस्टेंस बॉडी इलेक्ट्रिकल का जो काम कर रहे हैं, आर्क रेजिस्टेंस क्लॉथिंग होनी चाहिए, जिसको आईपीपी क्लॉथिंग कहते हैं, मतलब ये कि पीपी क्लॉथिंग कहते हैं। मतलब ये कि और इसमें कोई मेटालिक जो बंदा काम कर रहा है, कोई मेटालिक पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए। जिप नहीं अलाउड है, आप बटन से मेटल के बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये सारी सेफ्टी के पोटेंशियल्स हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब ये देखें बाहर के लोगों ने कितना काम किया है, क्या क्या इम्पैक्ट आ सकता है अगर आपका करंट मिली एम्पियर में ये जो है ना क्या कहते हैं बढ़ रहा है। तो अगर आपकी बॉडी से इतना करंट जाएगा तो इतना नुकसान होगा आपको वहां पे। पेनफुल शॉक, पेनफुल बट मस्कुलर कंट्रोल नॉट लॉस, ये 9 मिलियम्स का अगर मैन के लिए 9 है और उसके लिए 6 के लिए। अब जैसे अगर आप आगे चले फाइब्रेशन में तो ये हार्ट के फेफड़े बर्बाद हो जाएंगे, बर्निंग हो जाएगी, हार्ट खत्म हो जाएंगे। इसी के लिए प्रोटेक्शन आपने करनी होती है सारी यहाँ पे। अब ये देखें इसको समराइज किया मैंने। करंट ऑफ 1 milliamps is generally occur as the threshold of perception. Current of 1 to 6 milliamps often termed let go current through unpleasant to sustain. Researchers have established 10.5 milliamps for women and 16 milliamps for men. 9 to 25 milliamp range will be painful. Range of 60 to 100 milliamps is tolerable. Time of exposure to current is 0.06 to 0.3 second. Safe current is 9 milliamp. Voltage for hand to hand 21 volt, hand to feet 10.2 volt. Whole body resistance range is 500 ohm. On average, it is taken as a 1000 ohm. ये इतनी सारी इंफॉर्मेशन हैं और इसमें मतलब मुझे अफसोस इस बात का है कि हम लोग यहाँ पे बड़े बड़े हम कंसल्टेंट बने फिरते हैं, हमारी नॉलेज नहीं है, हमने इसके वाले से कोई बात कभी भी नहीं की है। सिर्फ ये है कि सिंपल तरीके से कोई मतलब ये है कि इसमें हमने कोई काम नहीं किया। जितनी प्रोफेशनल बॉडीज हैं, चाहे पीईसी है, चाहे आईटीपीपी है, चाहे आईटीपीली है, आईटीपीली वर्ल्ड वाइड काफ़ी इसमें काम कर रही है, यूएसए के चैप्टर जो है, लेकिन पाकिस्तान में इसमें कोई काम नहीं और ना सेफ्टी की कोई कंप्लाइंस हो रही है, ना लेजिस्लेशन हो रही है। अब पिछले 200 बंदे मर गए और उसमें नेपरा ने कह दिया कि हर पोल को अर्थ कर दो। ये भी टेक्निकली गलत है। हर पोल बेसिकली तो नेपरा को तो ये कहना चाहिए था कि आपने प्रोटेक्शन सिस्टम को इम्प्रूव करें और उस प्रोटेक्शन जब देखें कि सिस्टम को स्टिमुलेट करके चेक करें कि जो आपकी प्रोटेक्शन जिसके बेस करता है उसका ब्रेकर, वो ब्रेकर क्या कहते हैं। एक तो ये कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उनकी कंप्लायंस हो रही है नहीं हो रही, आपने कट आउट लगाए हैं हर सर्विस कनेक्शन में प्रोटेक्शन लगाई है नहीं लगाई है, और फिर मेन पे प्रोटेक्शन अलग है, उसकी आगे कैस्केडिंग अलग होनी चाहिए। मतलब ये एक प्रोटेक्शन के सब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है कि ब्रेकर्स की टाइम की कैस्केडिंग भी होनी चाहिए, ब्रेकर प्रॉपर लिमिट के लगने चाहिए, लीकेज ब्रेकर भी इसी हिसाब से टाइम टू टाइम लगने चाहिए और उनकी सिमुलेशन करके टेस्टिंग में होनी चाहिए। हर महीने 2 महीने के बाद इनकी इस टेस्टिंग हालत में बड़ी ही ज़रूरी है। अब आप देखें दुनिया में इसमें कितना लोगों ने काम किया। वर्ल्ड लेजिस्लेशन अगर आप देखें तो वर्ल्ड लेजिस्लेशन में अगर आप ये देखें, इलेक्ट्रिकल नेसेसिटी है एज वेल एज पोटेंशियल हैजर्ड दैट टेक्स हैवी टोल ऑन ह्यूमन हेल्थ। अकॉर्डिंग टू रिसर्च मिलियंस ऑफ पीपल रिसीव इलेक्ट्रिक शॉक इन डेवलप्ड कंट्रीज। इन पाकिस्तान कंडीशन इज आल्सो द सेम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज अ मेजर कॉज ऑफ एक्सीडेंट, फायर्स एट होम, ऑफिस, बिल्डिंग। ये भी एक बड़ा इशू है कि यहाँ पे अगर जो भी आग लगती है अगर रीजन ना पता चले, जैसे बल्दिया की फैक्ट्री को पहले कह दिया था कि मेरे पास रिपोर्ट भी पड़ी हुई है, एक कमेटी बनी थी इंक्वायरी, उसने कहा ये शॉर्ट सर्किट से हुई है, और अब उसको कराची में जिसमें 250 से 300 बंदे मरे थे, आप अंदाजा कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ को फायर को शॉर्ट सर्किट से फायर नहीं कहना चाहिए। और जिस तरह डॉक्टर को भी होता है कि उसको डेथ का रीज़न ना पता रहे तो वो क्या कहते हैं हाँ हाँ वो उसको जो हार्ट अरेस्ट कार्डिक अरेस्ट कह देते हैं उसको, तो उसी का सर्टिफिकेट दे देते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी। अगर आप यहाँ देखें पाकिस्तान में बहुत नुकसान होता है। एक ज़माने में डॉन में एक न्यूज़ में थी, पाकिस्तान में हर साल 400 बंदे मर जाते हैं ड्यू टू फेटल एक्सीडेंट विद इंक्रीजिंग इन टेंडेंसी। रूट कॉज ऑफ एवरी एक्सीडेंट इज डाइवर्टेड टू इलेक्ट्रिकल फॉल्ट
Unfortunately, electrical inspectors' office prime duty is to check the safety aspects of our installation, commissioning, running, but fail to do so. आपको एक और चीज बता दूं, इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर ऑफिस सिंध को 2003 से लेके आज तक 2020 खत्म हो गया है। ये जो है ना तकरीबन 17 साल बनते हैं, इसके अंदर उनको अलाउड ही नहीं है इंस्पेक्शन करना। पहले ये हर साल इंस्पेक्शन करने आते थे, अब ये मना करा दिया गया। उसके डिफरेंट मिसलेनियस रीजंस है और इसके लिए अब क्या किया जाए, मैं तो नहीं सब समझता। और दुनिया अगर आप देखें तो इतने काम कर रही है कि पाकिस्तान में कोई इलेक्ट्रिकल जैसे PSQC बड़ी कोशिश कर रही है, लेकिन उसमें कोई काम नहीं हो रहा। मेजर नीड बिकॉज इट इज द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर लेजिस्लेशन कंज्यूमर नीड्स एंड द इलेक्ट्रिकल सेफ्टी शुड बी गिवन ड्यू प्रायोरिटी. Legislation regarding electrical safety should be first formulated and implemented and then spread at the industries as well as in the local and central government levels to reduce deaths and injuries. अगर आप इंटरनेशनल भी देखें तो यूएसए में कितने कोड है, ओशा ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूशन, कोई इंप्लीमेंट पाकिस्तान में नहीं होता क्योंकि इसकी लीगल कोई यहाँ पे नहीं है. यूके बाय द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1974, HSE यूके, इंडिया में बहुत काम हुआ है 2003 से लेके आज तक, वो सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी है, वो काम कर रही है यहाँ पे. यूके की लेजिस्लेशन अगर आप देखें, इलेक्ट्रिसिटी एट वर्क रेगुलेशन 1989, इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी क्वालिटी एंड कंटिन्यूटी रेगुलेशन 2000, द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1984, द बिल्डिंग एक्ट 1984 टू 2000. अगर आप ये सारी चीज़ें हम इनसे कुछ अडॉप्ट करके कुछ सीखना भी चाहें तो बहुत फ़ायदा, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन और कंप्लायंस बड़ी ज़रूरी है. मेरे यहाँ हर साल इंस्पेक्शन होनी चाहिए, हर यूटिलिटी कंज्यूमर के हर साल इंस्पेक्शन होनी चाहिए और इस इंस्पेक्शन के रिजल्ट के तौर पे या तो नोटिस दे दिया जाए कि नहीं तो अगर ना करे बंदा तो आपको बिजली काट देनी चाहिए. मतलब ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि हम इसमें कुछ नहीं कहते. The Buildings Scotland Act 2000 applies in Scotland only, implement the Building Scotland Regulation 2004, the Electromagnetic Compatibility Regulation 2006. अब इसमें मेरा एक सजेशन है. सजेशन ये है कि फेडरल मिनिस्ट्री इज टू बी डेजिग्नेटेड थ्रू सब्सिडियरी बॉडी कैन बी अंडरटेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ conducting a needs and requirement analysis, bringing the stakeholders on one platform, drafting and follow up the legislation process, authority to set, monitor and enforce requisite electrical safety techniques, provide guidelines for sustainable implementation, liaison with the stakeholders and uphold conflicting interest. अब बिल्डिंग कोड भी बन गया, कोई इंप्लीमेंट नहीं होता यहाँ पे. आप मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसमें कोई फर्दर कोई इसमें कुछ बात नहीं करना चाहता. तो ये थोड़ी सी, देयर इज अ नीड फॉर्म एन अथॉरिटेटिव कमेटी टू फॉर्मुलेट पॉलिसीज. जो टेक्निकल बंदे हैं या हमारे फोरम से IEEE है, IEEE है, PEC है, IEP है, NEPRA है, ये इनको इस पे चाहिए कि काम करें और इस पे रिकमेंडेशन बना के लेजिस्लेशन करें और उसके अगेंस्ट कोई काम ना हो सके. शुक्रिया.